हमारे पास में एक हेड होता है, 5 हेड होते हैं हमारे, ये तो सबको मालूम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हम जो टैक्स लगाते हैं वो टैक्स लगाते हैं अपने पास में 5 हेड की हमारी इनकम होती है। एक होती है इनकम फ्रॉम सैलरी, वट एवर आई एम रिसीविंग फ्रॉम माई एम्प्लॉयर इज नोन एज इनकम फ्रॉम सैलरी, वेदर इट इज इन कैश और इट इज इन काइंड। ओके सर, if I am receiving some rent from house property, then that particular rent is known as income from house property, whether I am letting it out for residential purpose or business purpose. ओके जी, मैंने आपको मकान किराए पे दे दिया, आपने उसका रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया या अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी के लिए यूज किया, आई एम हार्डली कंसर्न, ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो मैं अपने बिजनेस में गुड्स को बेच करके अमाउंट रिसीव करता हूं, सेल करता हूं, दैट इज माय इनकम फ्रॉम बिजनेस। एंड बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मैं सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं, यहां पे मैं चीजें नहीं बेच रहा हूं, सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं, दैट इज द इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, मेरी जो फी रिसीट है। इसके अलावा मेरे पास में अगर कोई कैपिटल एसेट होते हैं और उस कैपिटल एसेट को, लेट्स से मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव करूंगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उस हाउस प्रॉपर्टी को महंगे दामों पे बेच दूंगा, 5 की खरीदी 10 में बेच दी, 5 लाख का डिफरेंस कैपिटल गेन है। क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो ऊपर 4 हेड में नहीं आया, जो सैलरी नहीं है, जो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, जो कैपिटल गेन नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, लाइक विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, लॉटरी। हाँ, हमने क्या बोला, हमारे पास में ये चीजें। अच्छा, ओके, तो हमारे पास में एक हेड होता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा फॉर्मेट लिख लो बच्चों, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले है हमारे पास में ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज व्हाट? रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसमें से मैं अपने खर्चे माइनस करूंगा। देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है मुझे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मेरे को जो रेंट रिसीव है उसमें से खर्चे माइनस करेंगे, तो उसमें से पहला खर्चा है मेरे पास में म्युनिसिपल टैक्सेस। हम हाउस टैक्स वगैरह पे करते हैं ना, पापा से पूछना, हाउस टैक्स जो हमने पे किया वो हम माइनस कर देंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस। लेकिन इसकी एक खासियत है, ये पेड बाय ओनर वाले ही आते हैं, पेड बाय ओनर वाले ही आते हैं, और किसी भी साल के लिए पे किए गए हों, फॉर एनी ईयर, किसी भी साल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू। यानी कि नेट रेंट। अब मेरे को मालूम है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मालूम है कि ड्यूरिंग द ईयर ना मैं कुछ रिपेयर, रिन्यूअल, व्हाइट वॉश वगैरह करवाता हूं, तो उसके लिए मैं अपने खर्चे डिडक्ट करता हूं। अब ये क्या करती हैं, ये अपने टेनेंट को नॉर्मल सफेदी करवा के देती हैं, तो इनका वो खर्चा है। मान लो इनका जो व्हाइट वॉश है वो 1000 रुपए में हो जाता है, उनका जो व्हाइट वॉश है वो कौन सा वाला है? टेक्सचर पेंटिंग वाला है, वो 5000 रुपए का करा के देते हैं अपने टेनेंट को। ये मैडम जो है ना, ये टाइल्स लगवा के देती हैं, उसके ऊपर कोई क्या नाम है मेरे ख्याल में, ये अपना वॉलपेपर लगवा देती हैं। तो सबके खर्चे डिफरेंट हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ईना चौल में। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है, कहते सुनो सर, आप ना अपने घर में रिपेयर, रिन्यूअल, व्हाइट वॉश करवाते हैं ईद या दिवाली जैसा भी मौसम हो, तो उसके लिए हम आपको स्ट्रेट अवे 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं। कितना परसेंट? कितना परसेंट? 30%। 20 मिल सकता है क्या? 10 मिल सकता है क्या? 50 मिल सकता है क्या? नहीं। अच्छा, किसी की मम्मी इतनी अच्छी नहीं होती कि चॉकलेट भी दे दे और पैसे भी दे दे, है ना? ले बेटा 100 रुपए भी पकड़, ले चॉकलेट भी पकड़, दोनों हाथ में लड्डू, मौज। आपके पास क्वेश्चन में जो रिपेयर, रिन्यूअल, व्हाइट वॉश दिए हुए होंगे, यू हैव टू इग्नोर इट।
सर हम इसको इग्नोर कर दें? हाँ बेटा इग्नोर कर दो। सर अगर ये 30% ऑफ एनएवी से ज्यादा हो, इग्नोर कर दो बेटा। सर अगर ये 30% से कम हो, इग्नोर कर दो बेटा। सर क्वेश्चन में ना गिवन हो, इग्नोर कर दो बेटा। बात समझ में आई? हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्वेश्चन के अंदर दिया है नहीं दिया, ज्यादा दिया कम दिया, whatever is the case, we just have to deduct 30% of NAV as a standard deduction, and the reason behind it we all know. We have repair, renewal and whitewash, lift maintenance, these type of expenses during the year. So as per income tax department, it is equivalent to 30% of your net annual value. Is it clear to all of you? Any doubt ma'am? Any doubt ma'am? Any doubt sir? Okay. So deduction under section 24A, 30% of NAV. हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें माइनस कर देना है, रीजन ये है। तो इसको हम नाम देते हैं जी स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके सर। अच्छा अब एक और खर्चा हमारा इसमें से माइनस होने वाला है, वो है इसी का पार्ट बी। सपोज मेरे पास में ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी, सपोज मेरे पास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी, मैं बैंक क्या भागता भागता, मैंने कहा सर मेरे को है ना लोन दे दो। उन्होंने मेरे को 50 लाख रुपए का लोन दे दिया, मैंने उससे हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट या परचेज कर ली, कंस्ट्रक्ट या परचेज कर ली। ओके जी, अब इंटरेस्ट उस लोन के ऊपर जा रहा है। आप मेरे टेनेंट है, ये भाई साहब मेरे टेनेंट है, मैंने एक बिल्डिंग खड़ी की, किस पैसे से? लोन के पैसे से। इन्होंने मुझे रेंट दिया, इन्होंने जो रेंट दिया है वो मेरी इनकमिंग है, और वो जो बैंक मुझसे इंटरेस्ट ले रहा है वो मेरी आउटगोइंग है। सोर्स सेम है ना। तो मेरा एक खर्चा क्या है जी? ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता सर, जरूरी थोड़ी है, लेकिन अगर होगा तो हम यहाँ पे क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, परचेज और रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तीन खर्चे हम यहां से माइनस करेंगे, हमारे पास में आ जाएगा जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बड़ा ही सिंपल चैप्टर, एकदम मस्त, मक्खन जैसा। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना अपने पेपर की, यकीन मानना ये चैप्टर मेरी तरफ से एडमिसिबल होगा 20 मिनट। रिवीजन टाइम सर हाउ मच? सर 20 मिनट। सर आधा घंटा लग सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे ज्यादा की मार नहीं होगी। बात समझ में आई? चलिए आगे चले। अच्छा, तो ये हमने फॉर्मेट लिख लिया। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस फॉर्मेट के बाहर कभी नहीं जाऊंगा, इन 5 लाइनों के बाहर कभी नहीं जाऊंगा। हमारा क्वेश्चन यहीं तक है। क्या होगा इसको? हाँ जी सर। अच्छा, मैंने अब आप लोगों को ना कुछ केसेस करवाए थे लास्ट क्लास में, और मैं कहां तक पहुंचा था? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तक पहुंचा था। ठीक, अब थोड़ा सा और ज्ञान ले लेते हैं। मैंने अभी यहां पे बोला ना जीएवी, तो हाउ टू कंप्यूट जीएवी? हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू? क्या भाई बातें नहीं करनी? सो जीएवी इज हायर ऑफ, और ये क्या मतलब? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। मतलब पढ़ने की रुचि सिर्फ लड़कियों की ही है, लड़के नहीं पढ़ना चाहते, अनुपात बहुत कम, प्रपोर्शन है, लोगों ने ज्यादा ही बेटियां बचा ली शायद। अच्छा, नहीं वो लफंडरा भी घूम रहे हैं मार्केट में इधर उधर दोस्तों के साथ,
इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ जी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर इज अवर जीएवी। जीएवी तो यहां पे लिख लो, जीएवी इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल। ठीक है सर, एक्चुअल रेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला जाता है? ऐसे निकाला जाता है। चलो यहां पे गंदा करने की बजाय नीचे लिख देते हैं, हाउ टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड रेंट। सर एक्सपेक्टेशन के ऊपर टैक्स लग जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकल करके आता है? तो हमारे पास तीन फैक्टर होते हैं बेटा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों का हायर और फिर उन दोनों का लोअर। इज एक्सपेक्टेड रेंट। तो सर ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या होता है? देखो पहले तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ना एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, सर एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होगी हमेशा। मैं तो चाहता हूं इस कमरे से 5 करोड़ रुपए रेंट आ जाए। तो सोचो अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है 5 करोड़ रुपए की, तो ऊपर सबसे ऊपर जीएवी लिखा हुआ होगा 5 करोड़। जी दीदी पीछे सुनिए, सबसे ऊपर लिखा होगा 5 करोड़ जीएवी, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। और ह्यूमन टेंडेंसी एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज मोर देन एक्चुअल। जितना मिल जाए उतना ही कम। शादी पे जाते सबसे पहले प्लेट भर लेते, खाया जाए ना खाया जाए। अच्छा जी, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हायर होगी। एक्सपेक्टेशन है 5 करोड़ रुपए की, जीएवी 5 करोड़, यहां से छुटपुट खर्चे माइनस हुए। हे भगवान, इतना सारा टैक्स इतने सारे पैसे के ऊपर कौन देगा? तो ये एक्सपेक्टेशन ऐसे नहीं चलती। ये एक्सपेक्टेशन कैसे चलती है? 3 फैक्टर के ऊपर। सबसे पहले मैं अपने टेनेंट से क्या एक्सपेक्ट करूं, तो नंबर 1 है मेरे पास में म्युनिसिपल वैल्यूएशन। मैं जाता हूं किसके पास में? म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में। सर जी मुझे मेरी हाउस प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड रेंट बताइए कि मैं अपने टेनेंट से कितना एक्सपेक्ट करूं। दैट इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन। सो द वैल्यू सो डिफाइंड बाय माय म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी देखा है आप लोगों ने, बोर्ड लगा हुआ होता है, फलानी विधानसभा में आपका स्वागत है, तिलकनगर विधानसभा में आपका स्वागत है, वजीरपुर विधानसभा में आपका स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो जो म्युनिसिपैलिटी होती है ना, वो बताती है कि आप अपने टेनेंट से कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन। फेयर रेंटल वैल्यू, द वैल्यू सो डिफाइंड बाय पर्सन इन नेबरहुड हैविंग सेम हाउस प्रॉपर्टी, मीन सेम एरिया के अंदर, सेम विसिनिटी के अंदर, सेम एरिया का मकान। फेयर मार्केट वैल्यू किसकी हो सकती है? सर मैं यहां बैठा हुआ हूं, कौन सा एरिया है ये? अपना जनकपुरी। जनकपुरी वाले का फेयर मार्केट वैल्यू क्या मैं उससे कंपेयर कर सकता हूं सीपी वाले से? नहीं सर। जनकपुरी में जाऊंगा, ढूंढूंगा अपने सामने जो बिल्डिंग होगी उसी सेम एरिया की, उससे पूछूंगा हाँ भाई तू अपने टेनेंट से कितना पैसा लेता है रेंट का। तो दैट इज माय फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कौन बताता है? जो पर्सन होता है नेबरहुड में। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट का एक और फैक्टर था। तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट। रेंट कंट्रोल एक्ट है हमारे पास, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। रेंट कंट्रोल एक्ट 1947। तो रेंट कंट्रोल एक्ट 1947 के अंदर आता है क्या? स्टैंडर्ड रेंट। ये दरियागंज वगैरह में है, हम इससे ज्यादा का रेंट नहीं ले सकते, ऐसा कानून में लिखा हुआ। तो यहां पे मैंने क्या बोला? यहां पे बुक्स में क्या लिखा हुआ है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू whichever is higher but subject to standard rent। but subject to standard rent का मतलब क्या है? हायर और फिर उन दोनों का लोअर। म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू whichever is higher but subject to standard rent, यानी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो 5 लाख रुपए हमारी म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, फेयर रेंटल वैल्यू 8 लाख है। इन दोनों का हायर कितना हो गया सर? 8 लाख। 3 लाख रुपए मेरा स्टैंडर्ड रेंट है, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया सर? अच्छा 5 लाख रुपए म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, 8 लाख रुपए फेयर रेंटल वैल्यू है, और नॉट एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल का मतलब निल नहीं होता जी।
तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा जी? 8। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, कुछ कंफ्यूजन है? ठीक है चले। अच्छा वो दिखाई नहीं दे रहा वहां पे, ये टिक मैंने यहां लगा दिया। ठीक, तो एक्सपेक्टेड रेंट हमें निकालना आ गया, एक्चुअल रेंट क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर इज अवर जी। नोट करना चाहते हो कर लो फटाफट से। कर लिया था? ठीक, ओके, आ जाओ जी। Alt R और Alt B। ठीक सर, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। ठीक है, ओके, जो अभी तक बताया था उसके आगे चलते हैं। तो अब है हमारे पास में हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर। ये नया केस है, लिखा आप लोगों ने, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर। अच्छा एक बात बताओ, सोच करके बताओ, अगर हाउस प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो तुमने कंस्ट्रक्ट या परचेज की है और उसमें तुम खुद ही रह रहे हो, क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्या एक्सपेक्ट करोगे कोई रेंट उस प्रॉपर्टी से? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। No, sir. तो क्या मैं एक्सपेक्टेड रेंट लिख दूं यहां पे? नील, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, तो एक्चुअल रेंट आएगा क्या? जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे तो अनएक्सपेक्टेडली क्या कोई हमारी डोल बेल बजा करके कभी ये कहेगा पूरे साल के अंदर ये लो सर 3 लाख रुपए इस साल का रेंट? कैसी बातें करते हो सर। तो क्या यहां पे भी लिख दूं नील? हाँ सर बिल्कुल सही लिखा, लॉजिक समझ में आ रहा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर सर हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, और एक्सपेक्ट नहीं करते तो एक्चुअल रेंट कहां से आएगा? इतने अच्छे थोड़ी है लोग हमारे पास दुनिया में कि आए हमारी डोरबेल बजा करके बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमारे को पैसे दे जाए। बड़ा खुश हो जाऊंगा मैं तो अगर ऐसा होने लगे तो फिर सर क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी जीएवी क्या होगी? सर नील होगी। ओके सर, अब म्यूनिसिपल टैक्सेस यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, आपने पे किए हैं उसको डिडक्शन नहीं मिलती, नॉट एप्लीकेबल। तो मेरी एनएवी क्या हो जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? सर नील हो जाएगी। अब इसमें से मैं ये कहता हूं कि आप डिडक्शन दे दीजिए अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले ए पार्ट 30% ऑफ एनएवी। हाँ जी सर बताइएगा, नील का 30% कितना होगा? सर वो भी नील होगा। ठीक है जी। और बी पार्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ सर हो सकता है मैं जिस हाउस प्रॉपर्टी में रह रहा हूं वहां पे उसके लिए मैंने लोन ले रखा हो तो उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये अलाउड है, ये अलाउड है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक एस्ट्रिक का साइन लगाऊंगा और इस एस्ट्रिक के साइन को इसका मतलब यहां पे डिफाइन करूंगा। बात समझ में आई? तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये कहा आपको कि सर ये सब कुछ क्या हो रहा है अपने पास में नील हो रहा है। एक से इसको थोड़ा सा, तो ये मेरे पास में सब कुछ क्या हो गया सर? नील हो गया। अब बच्चा सोच रहा है मन में भगवान करे यही वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, या तो नील होगी या फिर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले ये बात बताओ, लॉजिकल है ना?
सब लॉजिकल है सर ये। अब सर वो एस्टेरिस्क का साइन का मतलब बता दो। अब सोच के देखो 1 मिनट के लिए, ये सब कुछ नील 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 रहेगा, जीएवी एनएवी सब कुछ नील रहेगा, 30% भी नील, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी। अब सोच करके देखो, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, मैं जाता हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, मेरे को ये नहीं पूछ सकता कि आपने किस बैंक से लोन लिया, कितने % इंटरेस्ट पे लिया, नहीं पूछ सकता, अथॉरिटी नहीं है उसके पास। तो ना मैंने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी थी, उसका मालिक मेरा दोस्त था, समझते हो ना, बैंक नहीं था वो, मैंने वहां से जाकर के लोन ले लिया। मैंने कहा हाँ जी, एक काम करो, इस लोन को बनवाओ 80% पे, 80% इंटरेस्ट पे। वैसे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, 8% होता है, 80% इंटरेस्ट है। अब ऑन पेपर में 80% इंटरेस्ट ले रहा हूं, कुछ उसको पे कर रहा हूं, बाकी मेरे पास वापस आ रहा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो मैंने 10 लाख का भी लोन लिया हो, तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया जी, 80% के हिसाब से 8 लाख। अब अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर 8 लाख रुपए लिख दूं, इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर 8 लाख लिख दूं, तो ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाकर के ना बाकी सब्जेक्ट, बाकी जो क्या नाम है हेड की इनकम्स थी ना, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या जिससे भी ये जाकर के एडजस्ट हो सकता था, वो रूल्स हम पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में। तो क्या ये मेरी अदर सोर्स की इनकम को जाकर के एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा? माइनस और प्लस आपस में एब्जॉर्ब होते हैं कि नहीं होते? सर ये तो सही टैक्स मैनिपुलेशन है। अब ऐसे टैक्स मैनिपुलेशन का पता लग गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने कहा किस केस में, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, और किसी केस में नहीं, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू ₹30,000 ओनली। हे भगवान, अपर कैप लगा दी, यानी कि आपकी कैलकुलेशन के अंदर अगर 27,000 आता है, आप 27,000 डिडक्ट कर सकते हैं। अगर 32,000 आता है, 32 आता है, तो कितने मैक्सिमम 30। सर लेकिन एक्चुअल तो हमने 32 पे किया है, तो 2,000 रुपए टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगा। हाँ जी बन जाएगा, यानी कि उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम कितना है जी? आवाज नहीं आ रही मुझे। किस केस में? सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर नहीं। और लेट आउट फॉर द फुल ईयर या लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर में क्या कोई लिमिट है? नहीं सर, कोई लिमिट नहीं है। क्या सर वो एक्सेप्शन है, आप शांति तो रखो, 2 लाख वाले पे भी आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये लिमिट किस में है? सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर, ऐसा बोलो, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर के अंदर ये लिमिट है, और किसी केस में लिमिट नहीं है। अच्छा सर, ओनली 30,000, बट दिस अमाउंट मे एक्सीड्स लिखा है, मे, यानी कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस, एक्सीड्स अप टू 2 lakh subject to fulfillment of following condition। ठीक है जी, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये जो है अमाउंट, ये 2 लाख तक जा सकता है, लेकिन अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाएं तो इसमें नंबर 1 कंडीशन क्या है? लोन शुड बी टेकन loan should be taken on or after
1/4/1999 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। If it is the case of construction, in case of construction, it should be completed within 5 years from the date of taking loan। जी जनाब। सर ये तीनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो एब्रीवेशन है मेरा। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन इट शुड बी कंप्लीटेड, यानी कि कंस्ट्रक्शन, इफ इट इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बुक्स में ऐसा लिखा है, इफ इट इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन देन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन। जी जनाब। अब मेरे को एक बात बताना, मैंने रिपेयर और रिन्यूअल के लिए अगर कोई लोन लिया है तो ऐसे लोन के लिए इंटरेस्ट अलाउड है या नहीं है? आवाज नहीं आ रही भाई, हाँ बोलो या तो ना बोलो। है या नहीं है? सर है, लेकिन उसकी लिमिट 30,000 रुपए तक है। जनरल रूल के हिसाब से तो अलाउड है ना भाई। मैंने ये कहा अगर तुम्हारे को लिमिट लेनी है 2 लाख तक तो तुम्हारे को कंस्ट्रक्शन या परचेज देखना होगा, लेकिन रिपेयर और रिन्यूअल के केस में हाँ मिल सकता है, लेकिन सिर्फ 30,000 तक मिले। डन? ये बात समझ में आई? ओके लो सर, लो लिख लो, अच्छे से लिख लो। कोई शक है किसी पॉइंट में किसी बच्चे को? हाँ जी बताइए। कौन सा बेटा? म्युनिसिपल टैक्सेस का नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल देते हैं बेटा, लेकिन जहां पे जो लिखा हुआ है मैं उसको ही पढ़ा सकता हूँ ना, मैं गलत कैसे बोल दूं? बच्ची ये कह रही मेरे पापा तो हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स देते हैं जिस घर में हम रहते हैं। मेरे पापा भी देते हैं, मैं भी देता हूँ, लेकिन क्या करें, जो रूल है वो है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछने का है क्या? चले आगे। नेक्स्ट क्लास में ना, जब सेकेंड क्लास थी तो मैंने टैक्स कंप्यूट करना सिखाया था। सीख तो अब भी लोगे तो अच्छा। और टैक्स लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। चाहे अपने तुम्हारे सामने बैठे हुए जो बच्चे, जो लोग सेकेंड क्लास में थे, उनसे पूछ के देख लो। टैक्स इंपोज करना बहुत आसान। सिर्फ हम पूरे टाइम हम इनकम टैक्स में क्या पढ़ेंगे? हम टैक्स लगाना नहीं पढ़ेंगे, हम इनकम को कंप्यूट करना पड़ेंगे कि इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है, क्या चीज टैक्सेबल है, क्या चीज एग्जम्प्ट है, किसके ऊपर टैक्स लगेगा, किसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फिर जिसके ऊपर टैक्स लगेगा उसको तो लास्ट में जाकर के टैक्सेबल कर देंगे। बस टैक्स लगाना बहुत आसान काम। चाहे बैकअप वीडियो तुम ले लेना, तुम्हारी ऐप पे अवेलेबल होगी सेकेंड क्लास की। अच्छा चले आगे चले। अच्छा किसी कुछ पूछने का है तो पूछ लो। अब देखो मैं ना यहाँ पे ना तुम्हारे को ये कहता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा कि एक्सपेक्टेड रेंट इतना था, तो तुम कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है, हाउस प्रॉपर्टी एंड नील। इसका आंसर तो कोई भी निकाल देगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आता ही है, कितना परसेंट निकालना आता है। 2 लाख का 10% निकाल दिया सर, 8% निकाल दिया। तो मजाक नहीं करना मुझे यहाँ पे, मुझे मालूम है ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सब कुछ तो नील है, सिर्फ एक ही पॉइंट है। अब जो चीज है ना सर, ये इतना आसान आएगा क्या? वो बच्ची मेरे से लास्ट क्लास में पूछ रही थी। नहीं, ये एक बेस है। ये जो मैंने अभी बेस बनाया ना, अब इसका एडवांस वर्जन सुनो, ध्यान से सुनना।
एक बात बताओ, तुम्हारे पास में हाउस प्रॉपर्टी एक थी, तुमने उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं एक पर्सन हूं, मुझे रहने के लिए एक मकान चाहिए, बेसिक नीड है ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान एक बेसिक नीड है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, तभी तो उसने एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर का फंडा भी छोड़ दिया, यहाँ पे सब कुछ नील 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 कर दिया और कोई टैक्स नहीं लगा। बल्कि अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद जो लॉस आ रहा है वो लॉस आपका दूसरे हेड में एडजस्ट हो सकता है। बात समझ में आई? तो यहां पे आपसे टैक्स नहीं ले रहे सेल्फ ऑक्यूपाइड में। आपने ना अब एक और मकान खरीद लिया, मेरे ही नाम पे मैंने एक और मकान खरीद लिया, उसको भी सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता कोई बात नहीं, अब की साल से कहता कोई बात नहीं, लास्ट ईयर से कहता कोई बात नहीं। तो ये अमेंडेड है। पिछले से पिछली बार क्या था कि एक हाउस प्रॉपर्टी जो होती है ना वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है, उसके ऊपर ये रूल चलेंगे। अब कितनी है जी? 2 हाउस प्रॉपर्टी है, 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई हो सकती है, तो आपका नील 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 चलेगा, कोई टैक्स नहीं लेंगे। तुमने तीसरी प्रॉपर्टी भी खरीद ली, यानी कि मैंने तीसरी प्रॉपर्टी खरीद ली एक और। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता बात सुन भाई दिवाकर सिंह, बात सुनो, तुमने 3 हाउस प्रॉपर्टी परचेज की, 2 तक हम चुप रहे। कितनी तक? 2 तक। आवाज नहीं आई। 2 तक चुप रहे, ये याद रखना, अमेंडेड है, पहले 1 होता था। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2 तक चुप रहता है। तीसरी हाउस प्रॉपर्टी जैसे ही खरीद के सेल्फ ऑक्यूपाई करता हूं ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पीछे पड़ जाता है, कहता है सुनो 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 सर, सुनो मेरी बात। आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी, आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया, हम चुप रहे, आपने एक और खरीदी, हम चुप रहे। अब तीसरी वाली हाउस प्रॉपर्टी अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं करते, इसको आप लेट आउट अगर कर देते तो आपका रेंट आता, और आपका रेंट आता तो हमारे को टैक्स आता। आपकी इच्छा है, आपने अपना रेवेन्यू खराब कर लिया, इनकम सोर्स खराब कर लिया, कोई बात नहीं, आपने कर लिया तो कर लिया, लेकिन आपके इस फैसले से मेरा भी एक रेवेन्यू सोर्स खराब हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं? क्या मेरी बात आपके पल्ले पड़ी कि ये ऐसा होगा तो क्यों होगा? एक बात बताऊं, रट्टे नहीं मारने, मैं अभी चाहूं 5 मिनट के अंदर तुम्हारे को सारा का सारा सब कुछ रटवा सकता हूं, लेकिन क्या फायदा? टैक्स मैनिपुलेशन भी तो सीखनी है हमने, हमें ये भी तो पता करना है ना कि ऐसा है तो क्यों है। मैक्सिमम क्यों के आंसर यहां पे दिए जा सकते हैं, कुछ क्यों के आंसर नहीं दिए जा सकते। तो क्या के पीछे मत भागना कभी भी, क्यों के पीछे भागना, क्योंकि क्यों में आती है केस स्टडी, और जब केस स्टडी हमारे को पता होता है ना, तो हम उस चीज को कभी भूलते नहीं है। अगेन मैं एक बात याद दिला दूं आप लोगों को कि बहुत थोड़ा सा हिस्सा हमारे दिमाग का मेमोरी होता है, जिसके ऊपर कि हम बार बार मेहनत करते रहते हैं घुसाने में, और बहुत सारा हिस्सा जो होता है ना वो समझने के लिए होता है, जिसको कि हम बिल्कुल साइड रख देते हैं। तेरी जरूरत नहीं मेरे को तो मेमोरी के ऊपर ही जाना है। बताया था ना मैंने, सुपर कंप्यूटर जितनी एक नॉलेज है हमारे पूरे यूनिवर्स में, और हमारे पास में माइंड के अंदर मेमोरी के नाम पे एक 2 GB की पेन ड्राइव है, कितना भर लोगे? बात समझ में आई? चीजों को समझना है। तो सर यहां पे क्या हुआ, यहां पे इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही है सुनो सर, आपने ये 2 हाउस प्रॉपर्टी तक हम चुप रहे, लेकिन अगर तीसरी हाउस प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं करते, लेट आउट कर देते, तो आपका इनकम जनरेट होता और हमारा टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट होता। आपके इस डिसीजन की वजह से हमारा भी नुकसान हो रहा है, और हम हमारा नुकसान होने नहीं देंगे। तो मैंने पूछा क्या कर लोगे तुम? जाओ, नहीं देता मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दूंगा, किराया आएगा तभी तो टैक्सेबल करोगे ना, नहीं देता मैं 10 प्रॉपर्टी खरीदूंगा। कहते अच्छा दिवाकर सुन, हम 3rd हाउस प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट कर देंगे। है सर ये क्या होता है? मैंने पूछा उनसे, डीम्ड टू बी लेट आउट का मतलब क्या होता है? कहता मान लेंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है मान लेंगे कि आपने इसको किराए पे दिया हुआ है। मैंने कैसे मान लोगे? कैसे मान लोगे? मैंने किराए पे दिया नहीं, मेरे पास किराया आया नहीं, तो तुम मान कैसे लोगे? मेरा एक्चुअल रेंट तो नील है।
तो वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते सुनो दिवाकर जी, एक्सपेक्टेड रेंट जिंदाबाद। यानी कि आपके एरिया का एक्सपेक्टेड रेंट आप पता कर सकते हो। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, मान लो एक्सपेक्टेड रेंट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन ये केस कब एप्लीकेबल होगा? जब 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज होंगी। याद रखना, 1 में नहीं, 2 में नहीं, तीसरे में। तो एक्सपेक्टेड रेंट हम कहेंगे हाँ हमारे पास अब के बार अवेलेबल होगा। लेट्स से मैं कह देता हूं 5 लाख रुपए, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी बता सकती है ना कि उस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि नेबरहुड भी बता सकता है ना कितनी थी। तो वी कैन डिफाइन एक्सपेक्टेड रेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट एक्चुअल रेंट इज निल। और रूल क्या कहते हैं सर? विच एवर इज हाई। लो दिवाकर जी, इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है, कहते हैं दिवाकर जी सुनो, अब बोलो क्या करोगे तुम? यानी कि अब आपकी जीएवी क्या आ जाएगी? 5 लाख रुपए। मेरी इस बात को समझ में आई तुम्हारे को? क्या ये पहली बार में होगा? एक हाउस प्रॉपर्टी के साथ होगा? नहीं। क्या दूसरी के साथ होगा? नहीं। तीसरी के साथ होगा? हाँ। अब मैं ना, मुझे पता लग गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, मैं उससे भिड़ नहीं सकता। तो मैं ना हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा सर सर ये क्या कर रहे हो आप मेरी इनकम डीम्ड बेसिस पे, डीम्ड का मतलब होता है माना गया, डीम्ड बेसिस पे आप मेरे ऊपर टैक्स लगा दोगे? कहते हाँ दिवाकर लगा देंगे, क्योंकि हमने कहा है रोटी कपड़ा और मकान। एक मकान एक पर्सन खरीद रहा है, ये उसकी जरूरत है। 2 मकान खरीद रहा है, कोई बात नहीं, बच्चा है जाने दो। तीसरा मकान खरीद रहा है, अब तेरी ये जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? अब तो तेरी लग्जरीज आइटम हो गई है, और जब लग्जरीज आइटम हो गई है तो भाई साहब अगर आपने अपना रेवेन्यू छोड़ा है तो आपके चक्कर में हम नहीं छोड़ने वाले, हम तो टैक्स लगाएंगे। कैसे लगाओगे टैक्स? सर हम डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे, डीम टू बी लेट आउट कर देंगे, और डीम टू बी लेट आउट करने के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्चुअल चाहे ना हो, क्योंकि सच में उसने इसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा था, तो एक्चुअल रेंट तो आएगा नहीं, और एक्चुअल रेंट नहीं है तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड विच एवर इज हायर इज माय जीएवी इन थर्ड हाउस प्रॉपर्टी। अब मैंने क्या बोला? मैंने कहा सर ऐसा मत करो। कहते दिवाकर सुनो, हम तो ऐसा करेंगे और जरूर करेंगे, लेकिन हम तुम्हें एक काम करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा नीचे लाने के लिए कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कम आ जाए, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। मैंने कहा सर बोलो क्या काम कर सकते हो? जैसे पिछले जमाने में नहीं होती थी कथाएं, वो कहते पहले उठा करके ऋषि मुनि ने शाप दे दिया, उसके बाद में उसके वो शाप वापस तो ले नहीं सकता, लेकिन कहता है अच्छा तेरे को इसका तोड़ बता देता हूं मैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है चल एक काम करता हूं, 3 हाउस प्रॉपर्टी है ना तेरे पास में, तेरी ऑप्शन पे है, तू किसको डीम टू बी लेट आउट कराना चाहता है? डीम टू बी लेट आउट किसको चाहता है? यानी कि रेंट के ऊपर टैक्स तो भरना पड़ेगा एक्सपेक्टेड के वे में, ये तेरे ऊपर है कि तू किसके ऊपर टैक्स देना चाहता है। बोलो, अगर तुम्हारे पास में 3 हाउस प्रॉपर्टी हो और मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी हूं और मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि मैं तुम्हारे को कहता हूं कि चलो तुम किसको टैक्सेबल करवाना चाहते हो, तो किसको टैक्सेबल कराना चाहोगे? जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी या जिसकी वैल्यू कम होगी? कम होगी। सर वैसे तो हमने अभी कल ही 15 अगस्त मनाया है, लेकिन हम इतने भी देशभक्त नहीं है कि अपना पैसा जो है वो टैक्स रेवेन्यू के लिए देते फिरें। तो देखो ये तो दिमाग सबका काम करता है ना, बचपन से ही सिखाया गया हमारे को, 500 रुपया देकर के भेज रहे हैं, 490 का सामान आएगा, 10 रुपए वापस मांगना फटाक से। तो पैसों में तो दिमाग काम करता है हमारा। तो हम क्या कहते हैं सर, जिसकी वैल्यू लीस्ट होगी। ये मैंने नहीं सिखाया तुम्हारे को, ये तुमने बताया मेरे को। तो अपनी बुद्धि पे, अपने विवेक पे कभी भी डाउट मत करना। चलता है, होता है, सबके अंदर होता है, बस हम सही जगह पे यूज नहीं कर पाते। तो मैं एक बात कहता हूं कि सर इफ इट इज द केस ऑफ, अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफ इट इज द केस ऑफ more than 2 house property self occupied for full year, then at the option of assessee means a person who is required to pay tax here, then at the option of assessee
डीम्ड टू बी लेट आउट, one house property shall be treated as deemed to be let out at the option of assessor, है ना, ये बोला मैंने कि तुम्हारे ऑप्शन के ऊपर। तो ये लाइन मैंने आप सही बोली, अब समझ में आ गई ये लाइन। अगर मैं शुरुआत में बोलता तो समझ में नहीं आती कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो लिखें आइए इसको, चलिए इस लाइन को लिख लेते हैं। इफ इट इज द केस ऑफ, पहले मैं आपका डाउट उठाता हूं उस बच्चे के लिए भी जो बच्चा बाद में सुनेगा इसको। मैडम ये पूछ रही है कि हम 3 हाउस प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते, इसका मतलब बिल्कुल खरीद सकते हो, कौन मना कर रहा है आपको खरीदने से। आप 3 हाउस प्रॉपर्टी खरीदो, 3 की 3 सेल्फ ऑक्यूपाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने ये बिल्डिंग खरीदी, मेरा काम नहीं चलता था, मैंने इस बिल्डिंग को 3 फ्लोर में बांटा। अब ये 3 हाउस प्रॉपर्टी है, 1 2 3, और तीनों की तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मेरे नाम पे हैं। नीचे मम्मी पापा रहते हैं, ऊपर मैं और मेरी बीवी रहते हैं, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे बच्चे रहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे पूरी की पूरी। ये एक बिल्डिंग नहीं, 3 हाउस प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो ये बता दूं, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो हम ये कहते हैं ओके डन हो गया। तो अब ये 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये भी देखो कि ये एक हाउस प्रॉपर्टी थी, ये जनकपुरी में थी, ये कनॉट प्लेस में थी, और ये कोई तीसरा एरिया का नाम बताओ, महिपालपुर में थी। 3 हाउस प्रॉपर्टी में थी, 3 हाउस प्रॉपर्टी थी, मान लो गुड़गांव में थी, किसी में भी थी। अब तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है, जनकपुरी का एक्सपेक्टेड रेंट हायर होगा सीपी से, मानते हो? सॉरी, सीपी का हायर होगा जनकपुरी से, और महिपालपुर को छोड़ देते हैं, गुड़गांव कर देते हैं यहां पे। जीजीएन का भी, गुड़गांव का भी एक्सपेक्टेड रेंट जो हायर होगा वो सीपी वाले से ज्यादा होगा, होगा मान लेते हैं, पॉश एरिया है यार गुड़गांव, पॉश एरिया ज्यादा पॉश है। ये ना कहना कि ओल्ड गुड़गांव में आपने लिया है मकान, नहीं, मैंने हाई फाई वाले एरिया में लिया, और सच में है भी सेक्टर 46 के अंदर। अच्छा जी, तो हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि ना ये पॉश एरिया था, ये इसका एक्सपेक्टेड रेंट था, इसका एक्सपेक्टेड रेंट था 5 लाख, इसका एक्सपेक्टेड रेंट बन रहा था मान लो 4 लाख, और इसका एक्सपेक्टेड रेंट मान लो बन रहा था 3 लाख। अब तुमसे मैं कहता हूं, मान लो सब कुछ नील हो जाना है, एक्चुअल रेंट तो है नहीं, जीए भी हमारी क्या बन जाएगी, ये 3, ये 4, ये 5, मान लो कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं। तो अब नीचे तक आते आते कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, 5 लाख। मुझे ये बताओ 5 लाख पे रेंट देना टैक्स देना चाहोगे, 4 लाख पे या 3 लाख पे? सर 3 लाख पे। इन दोनों को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड बना देंगे, जो हायर वाली होंगी उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड बना देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खरीद नहीं सकता, मैं खरीद सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं खरीद सकता हूं, लेकिन ना जो तीसरी वाली खरीदूंगा ना उसको लेट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लेट आउट नहीं करूंगा ना तो मुझे इसको डीम टू बी लेट आउट मान करके सरकार मुझसे टैक्स ले लेगी, ठीक है ना, फिर सरकार ले लेगी। लेकिन अगर सोचो मेरी रिक्वायरमेंट ही है 3 हाउस प्रॉपर्टी की, तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मान लो मेरी रिक्वायरमेंट 10 हाउस प्रॉपर्टीज की है, तो फिर क्या करूं? मान लो मैं, ये किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष नहीं है, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए बोल रहा हूं। मान लो जी मेरा नाम दिवाकर नहीं है, मोहम्मद दिवाकर, 4 बीवियां मेरी, चारों आपस में लड़ती रहती थी, मैंने 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी ले ली, क्या दिक्कत है भाई, मेरे नाम पे हाउस प्रॉपर्टी। तो मेरे को पहली 2 हाउस प्रॉपर्टी जो कि हायर वैल्यू रखती होंगी उनको क्या कर दूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और जो लोअर वैल्यू रखती होंगी उनको डीम टू बी लेट आउट के अंदर फंसा करके उसके ऊपर टैक्स पे कर दूंगा। बात समझ में आई? गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक ही नहीं संभाली जाती भैया, रहने दो, ऐसा नहीं कह रहा मैं, कभी तुम सोचो अगर मैं मिस्टर मोहम्मद दिवाकर होता तब भी मैं एक ही करता शायद, बहुत मुश्किल। अच्छा जी सुनो, तो बात समझ में आई? तो यहां पे सर अब इस चीज को लिख लेते हैं, समझ में तो आ गई है, कहानियां सारी हमने बोल दी हैं, लेकिन कहानियों के नंबर नहीं मिलते, लिखने के नंबर मिलते हैं। तो लिखो जी, लिखो, इन केस ऑफ
मैं भी लिखता हूं तुम्हारे साथ में। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर, और यहां विद इन ब्रैकेट लिखो मोर देन 2, in case of house property self occupied for full year, more than, इसको भी ब्रैकेट से भी डाल दें, more than 2 house properties shall be treated as deemed to be let out at the option of owner. और यहां पे हम लिखें, हाँ वो उसके ऊपर है, और वो इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं होगा कि वो महंगी वाली प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स दे। तो ये सिर्फ बोलने के लिए लिखा हुआ है, वही रेड पेन से मैं लिखने जा रहा हूं। ओनर्स ऑप्शन किसके साथ में जाएगा? हायर, ऐसा लिखो, प्रॉपर्टी हैविंग हायर shall be treated as what? सेल्फ ऑक्यूपाइड, ताकि हमें लोअर वैल्यू के ऊपर ही टैक्स देना पड़े। ठीक है जी, ओके, लिख लिया सबने? किसी को कुछ पूछने का है? अच्छा जी, आ जाओ, जरा लिखना है क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारी हाँ के ऊपर मैं विश्वास तो कर नहीं सकता। पता है ना कि बाद तुम्हारे को हर एक पॉइंट के बाद में क्वेश्चन करवाया जाएगा। मतलब बच्चे कहते हैं ना कि सर हाँ हाँ हमें समझ में आ गया और हम होमवर्क में कर लेंगे। तो मैं कहता था पहले कि हाँ ठीक है होमवर्क कर लेंगे, फिर घर जाते जाते धुल जाती हैं चीजें, बीच में रास्ते में बारिश आ गई मान लो, चीजें धुल जाती हैं। एक दिन राखी आ गई, कोई 15 अगस्त आ गया, अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, कृष्ण भक्त बहुत हो गए हैं आजकल। नहीं ठीक है, मैं भी मानता हूं सभी आस्थाओं को प्रणाम है, लेकिन कृष्ण भक्ति कहीं ये नहीं कहती कि लल्ला के कपड़े क्या नाम है खरीदते खरीदते हम अपने दिमाग को कपड़े पहनाना भूल जाएं। हमारे दिमाग के कपड़े जानते हो क्या है? डिग्रियां जो दुनिया को दिखती हैं। सर यहां 1 डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, आप डिग्रियां बोल रहे हैं? हाँ बेटा, ये फाइट कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। मेरी मदर रिटायर्ड है, अभी उनसे कुछ दिन पहले कोई लॉयर मिला जो कि मेरा एक दोस्त था। अब पता नहीं क्या हो गया, 1 हफ्ता हो गया, मम्मी कह रही है एलएलबी में एडमिशन लेना। मम्मी, तो ये चीज होनी चाहिए, डजेंट मैटर कि हमारे पास में कितनी एज पड़ी है। अच्छा जी, आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर एक्स हैविंग थ्री सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक लिखा ना मैंने? अगर मैं 2 लिख देता तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं थी ना?
सर फिर तो हम उसको नील 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 कर देते हैं ना, फिर तो वो इजी हो जाता क्वेश्चन। तो मिस्टर एक्स हैविंग 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर्स आर एज बिलो। जरा ध्यान से करना, आपके साथ धोखा हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3, एक्सपेक्टेड रेंट। नहीं, क्यों दूं मैं एक्सपेक्टेड रेंट, वो तो तुम्हें निकालना आता है। मैं बोलता हूं म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, मैं बोलूंगा फेयर रेंटल वैल्यू, मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड रेंट। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। अच्छा जी, 4 लाख, 7 लाख, 6,50,000 नॉट एप्लीकेबल। और इसको बना देता हूं 5,50,000 और 8 लाख। जरा मेरे को हाउस प्रॉपर्टी 3 का एक्सपेक्टेड रेंट बताना एक बारी। कोई 8 लाख वाला है क्या? देखो जी, सीधी सी बात है, एक्सपेक्टेड रेंट में स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर नहीं जा सकता। यानी कि ऊपर नहीं जा सकता कब काम करेगा, जब वो उसके बीच में हो या उससे कम हो। अगर स्टैंडर्ड रेंट ही उससे ज्यादा है तो सर वो काम नहीं करेगा, फिर हम क्या कहेंगे, लोअर वाला काम करेगा। तो चलो, यहां पे मेरा एक्चुअल रेंट कितना है? सर एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो नॉट एप्लीकेबल लिख दिया मैं। अब मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस लिख देता हूं 10,000, 5,000 एंड 2,000। अच्छा जी, और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देता हूं 20,000, 28,000, 32,000। ठीक है, ओके। अब हमें तो पता लग नहीं रहा कुछ भी, कुछ लग रहा है हमें पता? इसको सॉल्व करूंगा, जब तक नीचे वाली वैल्यू पे नहीं जाऊंगा तब तक तो मेरे को कुछ नहीं पता लग सकता। तो मैंने तीनों को क्या मान लेता हूं, पहले तीनों को मान लेता हूं कि तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, लेट आउट है। बात समझ में आई? पहले तीनों को लेट आउट बना के देख लेता हूं। ठीक है सर, तो ये मैंने लेट आउट बनाया, तो मेरा बोलो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया? 5 लाख। तो ये मैंने यहां लिख दिया सर, मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 5 लाख और 4 लाख, विच एवर इज हाई। आपको नहीं दिख रहा बेटा पीछे से? आप इधर क्यों नहीं आ जाते? चेयर लेके फटाफट से भाग के आओ जल्दी से। तो मैं लिख देता हूं जी जीएवी यहां पे 5 लाख हाउस प्रॉपर्टी 1 की। हाउस प्रॉपर्टी 2 की कितनी लिख दूं, बोलो जल्दी से? 5,50,000। देखो मेरे को सबकी आवाज नहीं आ रही, फिर मैं तुम्हारे कान खींच दूंगा। बोलो 6 और 7, 7 और 7 और 550, 550, 7, 650 और 8, सर 7 लाख। क्या सभी मेरे साथ हैं? चलें आगे। अब चलते हैं सर, लेट आउट के अंदर म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउड होते हैं? हाँ सर बिल्कुल होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं सर म्यूनिसिपल टैक्सेस
10,000, 5,000 और 2,000। अब कैलकुलेटर निकाल लो मुझे तुम्हारी। नहीं जी, सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर भी म्यूनिसिपल टैक्सेस होते हैं, लेकिन हमें उसको लेना नहीं होता। आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, घर वाली जिसमें आप लोग रहते हो, पापा प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं ना। लेकिन अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे ना, तो वहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते समय आप उसको नील दिखाओगे और म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या होगा, माइनस, नहीं होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। अगर लेट आउट का केस है, ये हम डीम टू बी लेट आउट मान रहे हैं ना, डीम टू बी लेट आउट का केस कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें माइनस करके देख रहे हैं, चेक करने के लिए। अच्छा जी, तो नेट एनुअल वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई सर, 4,90,000 और 5,45,000 और सर 6,98,000। ओके, अब यहां पे मैं माइनस कर देता हूं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ एनएवी। कितना आ गया 490 का 30%, 1,47,000 और 5,45,000 का कितना आ गया 163,500 और यहां पे कितना आ गया 209,400। एक काम किया करो, सुबह सुबह नाश्ता करके आया करो, एनर्जी बनी रहेगी, आवाज ही नहीं निकलती है तुम्हारी। इंटरेस्ट ऑन लोन जल्दी बताओ, अब ये मुझे तुमसे पूछना है, मुझे नहीं आता। क्या यहाँ पे 20,000 लिख दूं? ठीक है सर। क्या यहाँ पे 28,000 लिख दूं? क्या यहाँ पे 32,000 लिख दूं? क्या यहाँ पे 32,000 जो मैंने लिखा है वो सही है? मुझे जवाब चाहिए, मेरे को आंसर नहीं करना, मेरे को जवाब चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, क्या ये यहाँ पे मैंने 32,000 लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है? एक बच्चा कह रहा है सही लिखा है और लोग, कई लोग, अच्छा कितने लोग कहते हैं कि भाई गलत लिखा है, 32 नहीं आना चाहिए था। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि वो जो, अगर हमारे को वो 2 लाख रुपए वाली कंडीशन जो हमने ऊपर देखी थी ना, अगर हमारे को कंडीशंस नहीं बताई हुई ना, तो हम मानेंगे कि वो कंडीशंस फुलफिल नहीं है। क्वेश्चन में ना ये लिखा हुआ होगा, सुन रहे हो, सुन रहे हो, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, शांत रहो दीदी, शांत रहो, इधर सुनो। मैंने पहली बात तो मैं तुम्हारे को एक बात बोल देता हूं कि ना, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ना ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो हम ना जनरल के साथ में चलते हैं, और जनरल में कितनी लिमिट होती है, 30,000 की होती है। अब बताओ ये मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा? सही लिखा है। अभी जिन लोगों के दिमाग में शंका है ना कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, उनकी शंका को मैं खत्म कर देता हूं, ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है। क्यों? क्योंकि सर ये ना लेट आउट का केस है और लेट आउट में कोई लिमिट नहीं होती। सर फिर क्यों मजे ले रहे थे आप हमारे, वो 2 लाख और 30,000 रुपए वाली बात बता के, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन को करने के लिए बैठे हैं, सही या गलत वो हमारी तकदीर है, लेकिन अगर गलती करनी है तो इसी क्लासरूम में करेंगे, वहां जाके नहीं करेंगे। और एक बात सुन लो कि यहां गलत कर लिया ना तो वहां पे ऑटोमेटिकली सही होगा। ठीक है सर, फिर आगे से गलती क्या करेंगे? हाँ बेटा पूछ। जैसे 22,000 रिपेयर के होते हैं, मैं लोन लिया होता तो हाँ, तो फिर तो 30 ही आता मैक्सिमम। हाँ, रिपेयर रिन्यूअल के लिए तो 30 से ऊपर की लिमिट ही नहीं है ना। ठीक है जी, ओके। अच्छा, तो ये 32,000 जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने। अच्छा ओके सर, अब हमारे पास में लेट आउट के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाती है। बता दो अब जल्दी से मुझे, बता दो। मैं नहीं, मैं कभी भी कैलकुलेट नहीं करूंगा, इस बात का याद रखना। 3,20,000
3000, 1,35,500 और इसका 1,77,000। नहीं बेटा मेरे को डाउट है। 4,56,600 4,56,600 इसको भी चेक करो एक बारी। ऐसे मत करो भाई, कहती सर अभी आपने ही तो कहा गलत करना है। 3,53,500 3,53,500 बेटा ऐसे भी ये वाली गलतियां नहीं कही मैंने, टेक्निकल गलतियां नहीं कही। गलती करनी है तो उसकी करो जिसकी रूल्स की, लॉ की। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई? ओके सर, अब क्या आप मेरे को बता सकते हो कि किसको आप सेल्फ ऑक्यूपाई करोगे, किसको लेट आउट करोगे? अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते, अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते। देखो डिसीजन कैसे होगा, नीचे की वैल्यूज को लेकर के चलेंगे हम। देखो जी, ऑप्शन नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओ, हाउस प्रॉपर्टी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओ और हाउस प्रॉपर्टी 3 को लेट आउट बनाओ। ऑप्शन नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी 1 को लेट आउट बनाओ, हाउस प्रॉपर्टी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओ और हाउस प्रॉपर्टी 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओ। और ऑप्शन नंबर 3, हाउस प्रॉपर्टी 1 को, अच्छा कौन सी वाली लेट आउट नहीं बनी अभी तक? सेकंड नहीं बनी ना, तो हाउस प्रॉपर्टी 2 को लेट आउट बनाओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओ और हाउस प्रॉपर्टी 3 को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओ, है ना? अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाता हूं, कृपया ध्यान दें, कलम ना चलाएं मेरे साथ, कृपया कलम ना चलाएं। तो मेरे को एक बात बताइए, हाउस प्रॉपर्टी 1 को अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाता हूं, सब कुछ नील 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 होता हुआ आएगा और कितना आ जाएगा? -20,000। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाउस प्रॉपर्टी 2 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड बना देता हूं तो कितना आ जाता है? -28,000 बोलो इसको, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस का तो कुछ नहीं मिलेगा ना अपने को, म्युनिसिपल टैक्सेस का तो कुछ मिलेगा नहीं। और हाउस प्रॉपर्टी 3 को अगर मैं लेट आउट बनाता हूं तो क्या मेरा 4,56,600 पॉजिटिव आता है? हाँ सर, क्योंकि 32,000 की लिमिट लेट आउट में नहीं होती, सेल्फ ऑक्यूपाइड में होती है 30,000 की लिमिट, है ना? तो मेरा यहां पे सब कुछ एडजस्ट करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, क्यों नहीं बता देते हो? 48,000 माइनस कर दो 4,56,600 में से, जल्दी से करो फटाफट से, जल्दी से बता दो। 408,600। अच्छा जी, अभी और चेक करने का अपने को, अगर इसको लेट आउट बना दो तो कितना आएगा? 3,23,000। इसको अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड बना दूं तो -28,000। इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बना दूं, ध्यान देना, -30। बात समझ में आई? तो यहां पे मेरे पास में कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो। 2,93,500। सही सही बताओ यार, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। और ये फोन वाली कैलकुलेशन, ये कैलकुलेटर नहीं, मोबाइल नहीं, कैलकुलेटर खरीद लो।
अच्छा अगर इसको मैं करता हूं, हाँ जी सेल्फ ऑक्यूपाई बनाया मैंने इसको, -20,000, -20, 3,53,500 -30,000, 30,3500, सही है ये। अच्छा अब आप बताओ किसके ऊपर टैक्स देना चाहोगे? सर ये सेकंड वाला ऑप्शन, ये हमारे लिए फाइनेंशियली वायबल है, हमें ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे नेट शेल में कंक्लूजन के अंदर कि सर हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी 1 है, हाउस प्रॉपर्टी 1 है उसको आप डीम्ड टू बी लेट आउट करके हमसे टैक्स ले लो, हाउस प्रॉपर्टी 2 और 3 को आप हमारे लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए छोड़ दो। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन होगा। चेक करना आया कि नहीं आया? देखो ऊपर जो 2, 323, 353, 500 और 456, 600 दिया हुआ था ना, इसके बिहाफ पे हमें चेक नहीं करना, हमें तीनों को करके देखना है, फिर जो फाइनल आएगा ना आंसर उसके हिसाब से निकालना। ठीक है, सर मेरे डाउट है, बोलो जी। ये ऑप्शन नंबर 2 के अंदर 30,000 जो लिया हमने इंटरेस्ट ऑन लोन, सर एक चीज हमें ये भी हमें अज्यूम करना पड़ेगा नहीं कि हमने कंडीशन वो नहीं करी है, हमें क्या पेपर में नोट लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, हाँ आप लिख देना इस चीज को फिर भी कि भाई वी आर अज्यूमिंग दैट द ऑल 3 कंडीशन फॉर लिमिट अप टू 2 लाख इज नॉट सेटिस्फाइड। और अगर हमारे को नहीं दिया हुआ होगा ना तो हम जनरल रूल के साथ ही चलते हैं, एक्सेप्शन के साथ नहीं चलते। एक्सेप्शन है 2 लाख रुपए जो है ना वो एक्सेप्शन है, कंडीशनल है ना इसलिए। बुक के अंदर करा हुआ है जिसमें 2 लाख दे 30,000, हाँ वो फिर एजम्पशन है उनकी, अगर बुक के अंदर हाँ एजम्पशन लिए आप, एजम्पशन अगर लोगे ना तो आप उसको नीचे नोट डाल के आओगे। हाँ इन तीन ऑप्शन के अंदर एसएससी कोई सी भी ले सकते हैं ना वैसे टैक्सेबल के लिए? हाँ ले सकता है, लेकिन एक बात बताओ ना आप, एमसीक्यू में आता है सेल उसमें नहीं नहीं मेरी बात सुनो, हम मोस्ट बेनिफिशियल ही तो लेंगे हमेशा, ऐसे क्यों करेंगे कि हम अपना नुकसान कर दें? तो ऑप्शन वो आपसे वही चाहेंगे जो बेनिफिशियल हो। अच्छा चलो अब ये चीज हमें याद रहे इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एक छोटा सा पॉइंट बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसे बना लो, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड और पेबल।
ठीक है जी। तो लोन फॉर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, बोलो जी, इसके अंदर कोई कंडीशन है, कोई लिमिट है? 100% अमाउंट इज डिडक्टेबल। ठीक है जी। और अगर लोन लिया गया है, लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, फॉर फुल ईयर, लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखो एक सेकेंड ठहर जाओ, इसको ना ऐसे लिखो, वरना अभी तो ये लग रहा है कि लोन फुल ईयर के लिए लिया गया। लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर। ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे, यहां पे 2 बना देंगे। मैक्सिमम कितना? 20,000, सॉरी 30,000, 20 कहां से आ गया? मैक्सिमम 30,000, और ये हम क्या कहते हैं जी, मैक्सिमम 2 lakhs। ठीक है, ये क्या है, जनरल रूल है, और ये कंडीशनल है। और कंडीशंस मैंने आपको ऊपर लिखवाई दी थी, एस्ट्रिक का साइन बना देता हूं। ठीक है, अब पॉइंट्स लिखवाऊंगा, वो पॉइंट्स लिखना सर, मैं नहीं लिखना चाहता, तुम्हें लिखवाना चाहता हूं। ठीक है, लिखो, जो बोल रहा हूं वो लिखो। की पॉइंट्स लिखो, इसको नाम दो की पॉइंट्स। लोन में बी टेकन फ्रॉम बैंक, लोन में बी टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन में बी टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, फ्रेंड एंड फैमिली। मैंने बोला था ना आपको कि बैंक आपसे ये नहीं कह सकती किस इंटरेस्ट रेट पे किससे आप लोन ले रहे हो। ठीक है, लोन में बी टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि एनबीएफसी, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी से भी ले सकते हो। नंबर 2 पॉइंट, इंटरेस्ट इज अलाउड, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि मैंने वहां पे देखो एक पॉइंट बात लिखी है ना, पेड और पेबल, ये देखो, तो हमने पे किया हो या आउटस्टैंडिंग हो, अभी हम इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। अच्छा जी, अगला लिखो, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। कभी कभी लेट पेमेंट चार्जेस या फिर डिले पेमेंट चार्जेस या फिर किसी तरीके का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है ना, बात समझ में आई, कि मैंने कोई इंटरेस्ट पे करना था, वो पे नहीं किया, तो और इंटरेस्ट चार्ज हो गया मेरे पे। जैसे लोन को पे करने में लोन लिया होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं, मान लो हमारे पास, उन्होंने बोला हमारे को इतनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट देना है, तो उसके अंदर अगली बार का क्या नाम है, हमने 1 महीना पे नहीं किया तो अगले महीने के इंटरेस्ट लग जाएगा हमारे पे, फिर उस महीने भी नहीं पे किया तो उसके अगले महीने उस इंटरेस्ट के अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाता है।
तो ऐसा होता है। तो मैंने क्या बोला यहां पे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, लिखवाया मैंने तुम्हें, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। अच्छा आगे लिखो, नॉट अलाउड एज डिडक्शन लिख लो उसके आगे, नॉट अलाउड एज डिडक्शन लिखो जी। एनी फ्रेश लोन इज टेकन, एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन, एनी फ्रेश लोन टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन was taken for the purpose, was taken for the purpose of house property, then interest on for the purpose of house property, then interest on fresh loan shall be allowed as deduction, shall be allowed as deduction। ठीक है जी। अगला लिखो, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा ऊपर वाले पॉइंट को मैंने बताया तो है नहीं, वैसे तो समझ में आ गया होगा। मान लो मेरे पास में कोई लोन था और उस लोन को रीपे करने के लिए मैंने फर्दर एक लोन ले लिया, टोपी पहना दी, एक दोस्त को रीपेमेंट करनी थी, दूसरे दोस्त से पैसे लेकर के उसका कर्जा उतार दिया। ऐसा होता है ना, करते हैं ना हम लोग। तो वो वाला जो नया वाला लोन का इंटरेस्ट है ना, वो भी अलाउड है एज डिडक्शन। आफ्टर ऑल इट इज ऑन हाउस प्रॉपर्टी। सो रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, मतलब मान लो कोई बैंक हो, दूसरे बैंक, ऐसा वैसे तो वो पेपर्स देखेंगे कि किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी तो इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे ये नहीं कह सकती कि आपका ये इंटरेस्ट अगर हाउस प्रॉपर्टी पे है तो वो ले सकते हैं, क्योंकि पहला वाला लोन भी हाउस प्रॉपर्टी पे ही था। अच्छा अब अगला पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवा रहा था, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया shall not be allowed as deduction, interest paid outside India shall not be allowed as deduction if TDS is not deductible, if TDS is not deducted, if TDS is not deducted on such interest। अब ये जो मैंने लाइन लिखाई है ना, इसका पूरा तो सिस्टम मैं तुम्हारे को टीडीएस चैप्टर के अंदर लिखवाऊंगा। अभी के लिए एक बात बता देता हूं कि अगर हमें कोई पैसा बाहर भेजना होता है ना, जैसे मान लो ये बैंक भाई साहब थे, फॉरेन बैंक थे ये, ठीक है जी, पता नहीं कौन से बैंक थे ये, होनालुलु बैंक थे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ये मेरा एक्सपेंस है और इनकी इनकम है। अब अगर मैं ये इंटरेस्ट इनको पे कर दूं, क्या ये इतने अच्छे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स पे करेंगे? नहीं, ये तो बाहर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको बाहर पकड़ने जाएगी, सर जितने में वो बाहर पकड़ने जाएगी और जितना वो पैसा इनसे इंटरेस्ट का टैक्स के ऊपर लेके आएगी उससे ज्यादा खर्चे जाने के। तो मेरे को ये अथॉरिटी दी जाती है, मैं कौन हूं? पर्सन हूं जो उसे इंटरेस्ट पे कर रहा है। मान लो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग यूनिट था, या कोई फ्रेंड था, या फिर कोई फैमिली था, ट्रस्ट था, किसी से मैंने कोई लोन लिया था, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि इनकी इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट कर लूं। दैट इज नोन एज टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर आपने इस लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है, अगर आपने बाहर से कोई लोन लिया है तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट अलाउड है, सब्जेक्ट टू कंडीशन आप उसके ऊपर, उसकी इनकम है ना ये, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट कर लेना, और वो टैक्स डिडक्ट करके आप रख लेना। मतलब उसका टैक्स था, डिडक्ट किसने किया? मैंने किया, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करूंगा। अगर मैंने जो इसको पेमेंट देनी है इंटरेस्ट की रीपेमेंट ऑफ लोन की बात नहीं हो रही, इंटरेस्ट की जो मैंने पेमेंट देनी है इसको, बाहर बैठे हुए पर्सन को जिससे मैंने लोन ले रखा है, और उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा, तो वो तो अपना टैक्स यहां पे करने आएगा नहीं, सरकार का टैक्स रेवेन्यू खत्म हो गया।
तो अब वो ये क्या कहती है, ये जो आपकी ये किसकी गलती की वजह से हुआ है? मेरी गलती की वजह से हुआ कि मुझे इसका टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था पहले। तो वो क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे किसको? मेरे इंटरेस्ट ऑन लोन को जो मैंने बाहर भेजा है। इस चैप्टर को, इस पॉइंट को और अच्छी तरह से पढ़ेंगे चैप्टर टीडीएस के अंदर। बात समझ में आई? आउटसाइड इंडिया है, अगर एनबीएफसी से लोन लेते हैं तब डिडक्ट करना पड़ेगा हमें। हाँ, सबसे करना पड़ेगा। आउटसाइड इंडिया का किस नहीं है, हम एनबीएफसी से लोन लेते हैं। हाँ, लेकिन ना एनबीएफसी से लोन लेने के अंदर ना आप ना टीडीएस डिडक्ट करने की अथॉरिटी आपके पास में होनी चाहिए। सेल्फ पे होगा, वो तो करते नहीं क्योंकि एनबीएफसी डिडक्ट नहीं करते, उसके अंदर भी सर टर्नओवर की बात होती है उनकी, 1.5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर या उससे कम की टर्नओवर। रीपेमेंट जाती है तो डिडक्ट नहीं करते, सेल्फ करना पड़ता है। हाँ, वो करना पड़ता है, लेकिन आपके पास में उस चीज की अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं आपको, हाँ 10 नंबर होना चाहिए। मैं आपको है ना एक मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं आपका टेनेंट हूँ, मैं आपको कोई इनकम दे रहा हूँ, आप नॉर्मल से मेरे लैंडलॉर्ड हैं। अब अगर मैं ये आपकी इनकम है और मैं उसके ऊपर अगर बोलूं कि सर मेरे को टैक्स डिडक्ट करना है और मैं टैक्स डिडक्ट करके ही आपके रेंट को आपको दूंगा, तो मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं टैक्स डिडक्ट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका टैक्स डिडक्ट तो कर लूं लेकिन मैं उसको खुद ही कंज्यूम कर लूं, गवर्नमेंट को पे ना करूं। लेकिन अगर आप, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर हमारे पास में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती जैसे घर के नीचे वो एटीएम्स लगे हुए होते हैं, अब कौन है जी? बैंक है हमारे पास में। तो सोच करके देखो, बैंक मेरा टेनेंट है, मेरी प्रॉपर्टी है, बैंक मेरे को इनकम दे रहा है और बैंक एक अच्छी अथॉरिटी हो सकती है टैक्स रेवेन्यू क्या नाम है कलेक्ट करने के लिए। अब एक बात बताओ, एक नॉर्मल से इंसान के ऊपर विश्वास करोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अपनी ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर दे दे तो वो किसी आम इंसान पे करेगी या बैंक पे करेगी? बैंक पे करेगी। तो अब बैंक मुझे ये कह सकता है कि लैंडलॉर्ड साहब, मैं आपकी इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट करके आपको पैसे दूंगा, क्योंकि वो एक अथॉरिटी है। तो इस तरीके से होता है। बाकी इसको और अच्छे से पढ़ेंगे टीडीएस चैप्टर के अंदर। टीडीएस और टीसीएस पूरा का पूरा है हमारे पास में, परेशान होने की क्या जरूरत है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट ही कैंसिल कर देती है, वो उस इंसान से नहीं लेती। हाँ, वो उस इंसान से नहीं लिया ना। अब देख, तू पूछ रही है ना, तो मैं तेरे को बताना चाहूंगा, क्योंकि फिर मेरी भी भावनाएं आ जाती हैं बीच में कि मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी बताना चाहूंगा अगर कोई पूछेगा तो। पता है होता क्या है? ध्यान से सुनना अब इस पॉइंट को। हालांकि ये पॉइंट यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के अंदर इस बात पे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, फिर भी क्योंकि तुम पूछना चाहते हो तो मैं बताना चाहता हूं। ये बाहर बैठा हुआ था, ये कोई पर्सन था जिससे कि मैंने लोन लिया हुआ था। अब मैंने सबसे पहले वाले पॉइंट में क्या बोला था? इट मे बी फ्रेंड, एनबीएफसी। सिर्फ बैंक से ही लोन नहीं मिलता, फ्रेंड से, फैमिली से, किससे भी ले सकते हैं। मैंने उससे लोन लिया था। अगर मैं इस इंटरेस्ट के पैसे को इसको दे दूं, ये इसकी इनकम है, तो ये टैक्स पे करेगा नहीं यहां पे आकर के। और ये किसकी गलती थी? मेरी गलती की वजह से। अगर सोचो, मेरी वो जो अमाउंट थी जो कि डिडक्शन के अंदर आ रही थी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था ना। अब सोच करके देखो, अगर मैं उस अमाउंट को दूं ही ना यहां पे एज अ डिडक्शन, देखो ध्यान से, यहां पे एक चीज आने वाली थी ना, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मेरी इनकम थी, ये मेरा रेंट था और ये मेरी एक्सपेंस थी। अगर मैंने जो इसको पैसा देने से पहले, इंटरेस्ट का पैसा देने से पहले टैक्स डिडक्ट कर लिया है तो ये यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। अगर मैंने डिडक्ट नहीं किया तो ये यहाँ पे डिसअलाउड हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे डिसअलाउड हो जाएगा तो ये मेरी इनकम का पार्ट बन जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? और इसके ऊपर टैक्स कौन देगा? मैं दूंगा। और ये गलती भी किसकी थी? मेरी थी। तो अगर मैंने इसकी इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट कर लिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर देता हूं, तो सर ये मेरा एक्सपेंस माना जाएगा। वरना ये मेरा एक्सपेंस नहीं माना जाएगा तो ये मेरी इनकम का पार्ट बन जाएगा। और इनकम के ऊपर तो टैक्स मैं ही देता हूं ना, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी भी मैंने पे कर दी। इसका मतलब ये हुआ। तो पनिश करने के लिए ना हमने क्या बोला हुआ है कि अगर आपने, सिंपल सी बात है, आप सिर्फ इतनी सी बात देखेंगे कि अगर आपने बाहर से कोई लोन लिया हुआ है तो इसका इंटरेस्ट अलाउड है, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपने उसके ऊपर
टैक्स काट लिया हो सामने वाले की इनकम के ऊपर, क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकम उसकी इनकम है। वहां पे लिखा हुआ होगा कि टैक्स टीडीएस डिडक्टेबल या फिर टीडीएस डिडक्टेड। अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डिसअलाउड कर देंगे। ये सेकंड वाला केस हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। आउटसाइड इंडिया के लिए ये केस था। अच्छा, अब आगे लिख रहे थे हम लोग, आगे लिखना जी। अच्छा, बाकी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अच्छा, रहने दो फिर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बोलो जी बोलो। एक बारी कॉपी देख लो अपनी, फिर वरना आगे चलेंगे नेक्स्ट केस पे, अनरियलाइज्ड रेंट। सर वहाँ पे 32,000 इसलिए किया था ना क्योंकि वो एक्सपेक्टेड इनकम थी। बेसिकली मेन जो डिसीजन था वो तो बाद में लिया था, इसीलिए बाद में हाँ 30,000। हाँ, तब वहां पे हम जब चेक करेंगे ना, तो जितना अमाउंट होगा 1,05,000 होगा, जितना भी होगा वो हम कर लेंगे, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं था ना, वो उस टाइम पे लेट आउट था। वो हम देख रहे थे कि हमें वो चेक कर रहे थे, हाँ, वो चेक करने के लिए कि लेट आउट के हिसाब से हमारी इनकम कितनी आती है। लेकिन जब हमने उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाया तो हम चेक कर लेंगे लिमिट को। ठीक है ना? और किसी कुछ पूछना है? सर जैसे दो हाउस है हमारे पास, दोनों हाँ। सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो बात ही खत्म हो गई। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हमने, मैंने दोनों हाउस के लिए एक पे लोन ले लिया है हाँ। कंस्ट्रक्शन पे ही, और 2-2 लाख है, तो हाँ। मैक्सिमम डिडक्शन 4 लाख होगी, 2 लाख होगी टोटल पे। लोन के ऊपर होती है डिडक्शन, लोन के ऊपर होती है। हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर ना। एक हाउस प्रॉपर्टी है, आपने बोला ना 2 हाउस प्रॉपर्टी है। मैंने एक पे ले लिया अलग अलग, कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने हाउस नंबर अलग लिया, हाउस नंबर 2 का अलग लिया। हाँ तो ठीक है, फिर तो मैं 4 लाख मिल जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो होगी ना आपकी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी चेक करो कितनी है तुम्हारे पास में, जितने लोन होंगे लोन के हिसाब से मिल जाएगी। मिल जाएगी 2-2 लाख। चले आगे। अच्छा जी, अगला लिखो अनरियलाइज रेंट। अच्छा, अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या है? अनरियलाइज रेंट को पढ़ने से पहले ना मैं आपसे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पुट अप करूंगा, वो मेरे को आप बताना जरा। जो रेंट मिला, हाँ, जो रेंट मिला नहीं, ये तो पता है हमारे को, अनरियलाइज रेंट उसको ही कहते हैं। अकाउंट्स के अंदर बैड डेट्स होते हैं। यस मान लो मेरा एक डेटर था, उसने मुझे डिक्लेयर किया सितंबर 30 को, यानी कि मिडल ऑफ द ईयर में, कि मैं आपके पैसे नहीं देता, जाओ कर लो जो करना है। और फिर जनवरी के अंदर वो मुझे पैसे दे करके चला गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे जी? बैड डेट रिकवर्ड और बैड डेट्स। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस मैं गलत बोल रहा हूँ? सर बैड डेट डालना है, कवर हो गया। गुरुजी, बैड डेट को बैड डेट तब कहते हैं जब 31 मार्च तक रिकवर ना हुए हों। हा हा हा। समझ में? समझ नहीं आया? दुष्ट। ये देखो, अरे कैसी बात कर दी तुमने। अभी तुम्हारे अकाउंट के टीचर को यहाँ पे बुलाऊंगा और तुम्हारे सामने उनसे तुम्हारे जवाब तुम्हें सुनवाऊंगा ना, तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। एक बात बताओ, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाते हैं? अच्छा हाँ, सही बोल। छी 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 छी, शेम ऑन यू। 31 मार्च को बनाते हैं, ईयर एंड पे बनाते हैं। मेरे बैड डेट्स कब हुए थे? सितंबर 30 को हुए थे। अरे सितंबर 30 के हमने डेट तो सुनी ही नहीं, है ना? यही तो गलती है कि हम अपने कानों को ना थोड़ा कम यूज करते हैं। मैंने इसीलिए बोला जान के, सितंबर 30 को मेरे पैसे डूबे, बैड डेट्स। सर हाउ इज इट पॉसिबल कि आप बैड डेट्स कह दें 30 सितंबर को और फिर आप कह रहे हैं फरवरी के महीने में ना रिकवर हो गए? अच्छा सर, 31 मार्च को जब बैड डेट्स दिखेंगे ना, ये ना आपके बैड डेट्स है ना ही आपकी रिकवरी है। बात समझ में आ गई? तो बैड डेट्स को बैड डेट्स तब कहते हैं जब ये एग्जिस्ट करते हैं 31 मार्च पे। बताओ, अब अकाउंट्स के टीचर से तुम्हारे को इस बात पे पिटवाया जा सकता है कि नहीं? ऐसे थोड़ी, अब मेरी गलती थोड़ी है, मेरी गलती थोड़ी है कि तुमने डेट्स नहीं सुनी। अभी जब बैठ गए तुम सिर्फ बैड डेट्स पे कंसंट्रेट कर रहे थे। हाँ। अच्छा देखो, चलो अब ध्यान देना डेट्स के ऊपर।
तो सर सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों की एक बात बता दूं कि अनरियलाइज रेंट को अनरियलाइज रेंट कहते हैं, यानी कि बैड डेट्स कहते हैं जब वो ईयर एंड तक रिकवर ना हुए हों। और बैड डेट्स रिकवर्ड यानी कि रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट को रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट कहते हैं। किस ईयर की रिकवरी होगी? वो इस ईयर की रिकवरी होगी पास्ट ईयर के अनरियलाइज रेंट की। मानते हो आप इस बात को कि पिछले सालों में कुछ रेंट डूबा होगा? यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता ना कि सेम ईयर में डूबे और सेम ईयर में रिकवर हो गए। तो अगर मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं तो दैट इज रिलेटेड टू पास्ट ईयर अनरियलाइज्ड रेंट which were unrealized in past years and have recovered during the year। हाँ सर हम समझ गए। तो क्या मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर एक क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं अनरियलाइज रेंट डाल दूं और उसी के अंदर अनरियलाइज रेंट की रिकवरी डाल दूं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बैड डेट्स यानी कि अनरियलाइज रेंट है वो करंट ईयर के हैं और जो रिकवरी है वो प्रीवियस ईयर्स की है ना? गेटिंग इट? अच्छा चलो देखिए कितनी देर तक दिमाग में रहेगा। तो अनरियलाइज रेंट क्या है? अनरियलाइज रेंट है जी रेंट नॉट रिकवर्ड। लिख लो उसके आगे जल्दी से फटाफट से, रेंट नॉट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर। बच्ची कह रही है इसको आउटस्टैंडिंग रेंट का नाम नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। आउटस्टैंडिंग उसको कहते हैं बेटा जो अभी येट टू रिसीव हो, जिसकी उम्मीद हो कि आएगा पैसा मेरे पास। जब सामने वाले का मुझे पता लग गया कि वो चोर है एक नंबर का, फिर भी मैं कहूं तेरे से उम्मीद है? गाना गाऊंगा बोला तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। पुराना था, 60s का था, 90s का था, कौन से सन का था पता नहीं, याद नहीं आ रहा। 90s का था ना? है करूंगा मैं ऐसा जिसने बोल दिया है कि सर पैसे नहीं दूंगा तेरे, उसको कहे हाँ हाँ नहीं यार कोई बात नहीं अभी भी तेरे से उम्मीद है। उसकी उम्मीद खत्म कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। बात समझ में आई? तो हम क्या कह रहे हैं सर? रेंट नॉट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज अनरियलाइज्ड रेंट। और तुम्हें ना अकाउंट्स के अंदर पता लगेगा कि बैड डेट्स को बैड डेट्स बोल देते हैं ना 6 महीने से ऊपर के जो बैड डेट्स, 6 महीने के ऊपर जो लोग होते हैं ना हमारे डेटर, उनको हमें सेपरेटली शो करना पड़ता है नोट टू अकाउंट के अंदर। जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, पढ़ा तो तुमने 11th-12th में भी है, लेकिन वो तो हमें पता है कि हम कैसे पास में 11th-12th में। कोरोना ले गया हमारे को। सर 11th में तो पढ़ के गए। अच्छा जी, अभी प्रूव कर दो? नहीं सर वो मत करना। पढ़ के, पढ़ने का मतलब नहीं जानती मैडम आप अभी। मतलब कि ऐसे चीटिंग। अरे रहने दो, चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टीचर्स ने खुद ही नंबर बांट दिए तुम्हारे को। एक बच्चा मुझे आकर के कहता मैं तो सर 72 मार्क्स का पेपर भी नहीं करके आया था, पता नहीं कैसे आ गए। अब बताओ, अब वो वाले जो बच्चे थे ना वो उस टाइम के वो फाउंडेशन में आए हैं आपकी बारी, जो 11th में ऐसे ही पास हो गए थे, प्रमोट कर दिया था जिनको। और यकीन मानो उनको अकाउंट्स के अंदर फाउंडेशन में डेबिट क्रेडिट के रूल्स तक नहीं मालूम है। इतनी हालत खराब है और कूद पड़े हैं सीए के अंदर और पढ़ते लिखते हैं नहीं। उनको ये नहीं पता रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। हालत खराब है सर। हम हमेशा एक बात चाहते थे ना, देखो तुम तो इंटर में हो, तुम्हें मैं नहीं कह रहा हूं, तुम अपने लिए मत समझना, लेकिन हम हमेशा एक इच्छा रहती है ना हमारी, भगवान बिना पढ़े पास हो जाए, पढ़ना ना पड़े। तो ऐसे पास मार्क्स लेकर के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पास होकर के बिना पढ़े पास होकर के आगे तो बढ़ जाओगे, लेकिन आगे फिर और अच्छा लेवल तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। मान लो मैं तुम्हें कहता हूं 1 मिनट के लिए तुम्हें जीएम बना देता हूं किसी कंपनी का, रातों रात, चलो बना दिया, लो बन गए। अब जो प्रॉब्लम्स आएंगी उस टाइम पे तुम्हारे सामने, उसको तो तुम हैंडल कर नहीं पाओगे, कंपनी उठा करके तुम्हारे को बाहर फेंक देगी। बन गए जनरल मैनेजर। एक बात याद रखना, ये जो है ना गोल्डन रूल है, नेचर
अपने टॉप मोस्ट पोस्ट के ऊपर किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं बैठने देती जो उसके योग्य ना हो। नेचर नहीं बैठने देगी, और कोई पहुंच भी जाएगा ना, उठा करके नीचे पटक देगी। समझ में आई? तुम्हें क्या लगता है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्या लगता है? पता है तुम्हारे को? अब मैं कहीं और चला गया हूं अपने लीग से हट करके, लेकिन तुम्हें क्या लगता है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? देखी है ना तुम लोगों ने सबने? इसलिए नहीं हुआ था कि कौरव और पांडव आपस में राज्य के लिए लड़े थे। वहां की धरती ने कसम खा ली थी कि किसी भी अयोग्य राजा को बैठने नहीं दूंगी इस गद्दी पे, क्योंकि योग्य पता है कौन था? भीष्म। अब इस पे किसी को बैठने नहीं दूंगी। और भीष्म इतने योग्य थे कि वो अपने बाणों से जल की धारा को रोक सकते थे। इससे बड़ा तो ना कर्ण हो सकता था, ना अर्जुन हो सकता था। तो वहां की धरती नाराज हो गई थी, इसलिए वहां पे किसी अयोग्य राजा को बैठने नहीं दिया उसने सिंहासन पे। कसम खाई थी वहां की धरती में। तो ये नेचर है। अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, वरना बिना पढ़े आगे तो बढ़ जाओगे, थोड़े से ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। ये फाउंडेशन वालों को बताया। हमारे यहाँ ना एक कहावत होती है जी पंजाबी में, हालांकि अभी मैंने तुम्हारे को एक बात बोली थी कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन एक और कहावत है, कहना तीनू सुनाना नूनू, यानी कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को। समझ में आई मेरी बात? कि ये तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा सर, वापस आते हैं अपने अनरियलाइज्ड रेंट पे। तो रेंट नॉट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज अनरियलाइज्ड रेंट। सर नाउ व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट? टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? सर हमारा जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होगा ना ड्यूरिंग द ईयर, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। रेंट रिसीव से 50%। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा अनरियलाइज्ड रेंट। मैं आपको बताता हूं, सपोज ये 1/4/2023 में मैंने एक टेनेंट रखा जो कि बड़ा ही प्यारा था, और 30/9/2023 तक ये मुझे 10,000 रुपए पर मंथ रेंट देता रहा। ठीक है, अब इसके बाद ना इसने मेरे से ना ड्रामे करने शुरू कर दिए। कहता है हाँ सर अगले महीने, अक्टूबर का महीना था, इसने रेंट नहीं दिया। अक्टूबर के बाद में नवंबर नहीं दिया, दिसंबर नहीं दिया। इससे मेरी जिगजैग चल रही थी, खींचातानी। कब तक चली? 31 दिसंबर तक। और 31 दिसंबर 2023 को मैंने इसका सामान उठा करके बाहर फेंक दिया, जा यहां से। सर आप ऐसे नहीं कर सकते। कर सकता हूं, उससे पहले नोटिस वगैरह सब दे चुका था इसको। अभी बताऊंगा कि अनरियलाइज्ड रेंट को किन कंडीशंस के हिसाब से हम अनरियलाइज्ड रेंट कहते हैं। लेकिन अभी मान लो कि अनरियलाइज्ड रेंट था, तो क्या ये वाला जो रेंट था, ध्यान से देखना इधर, क्या ये वैकेंसी थी? नहीं वैकेंसी नहीं थी। वो था तो क्या ये वैकेंसी थी? ये दीदी बोलती ना कि हाँ वैकेंसी थी, तो मैं समझता। ये दीदी बोलती ना वैकेंसी थी, तब मैं सोचता कि हाँ बेचारे बच्चे, इनको लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए इन्होंने। वैकेंसी को वैकेंसी तब कहते हैं जब बाहर टू लेट का बोर्ड लगा हुआ और अंदर खाली हो। कैसा था इस सिचुएशन में? ये रह रहा था खुद, वेकेंट नहीं था, लेकिन किराया नहीं दे रहा था बस, है ना? यही सिचुएशन थी ना। तो वैकेंसी कैसे हुई? तो ये क्या लॉस ड्यू टू वैकेंसी बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा।
लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं है सर, वैकेंसी नहीं थी तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी कैसा हुआ? ये अनरियलाइज्ड रेंट है, ये अनरियलाइज्ड रेंट है। सर कितना अनरियलाइज्ड रेंट? सर 10,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय कितने, 3 महीने, 9 हुई, तब तक तो दे रहा था ना वो, उसको भी एनालाइज में ले लिया। हे भगवान, 3 कैसी बातें कर रहे हो यार। 30,000 का मेरा अनरियलाइज रेंट है, मैंने इसको उठा के बाहर फेंक दिया था। इसके बाद में बढ़िया सा टेनेंट दोबारा आया था मेरे पास, जिसने मुझे 31 मार्च 2024 तक 20,000 पर मंथ रेंट दिया। ठीक है जी, ओके। अब मान लो मेरे क्वेश्चन के अंदर मैं दे देता हूं, गिवन है कि मेरा एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो है 2 लाख रुपीस, तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना होगा? वो देखो ऊपर लिखा हुआ, तो मेरा एक्चुअल रेंट होगा, ये गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक है जी। अब एक्चुअल रेंट मुझे निकालना होगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से कृपया ध्यान दें, एक्चुअल रेंट कैसे आएगा? ये तो गिवन है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है जीएवी निकालने के लिए। सर मेरा रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना है? देखो रिसीव्ड को तो छोड़ो, वो तो दिया हुआ, रिसीवेबल निकाल लेता हूं। कितना? 10,000 इंटू 9। हाँ बाद में माइनस करना है तो पहले तो ऐड करेंगे ना, तो 10,000 इंटू 9 प्लस 20,000 इंटू 3। सर 20,000 इंटू 3 किया आपने यहां पे 10,000 इंटू 6 क्यों नहीं किया और 20,000 इंटू 6 क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि जब तक रेंट बढ़ ना जाए ना, हम पीछे वाला रेंट ही कंसीडर करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अच्छा जी, अब इसमें से माइनस करना है क्या? अनरियलाइज रेंट, वो कितना था? सर 3 महीने का था, 10,000 इंटू 3। कोई शक? तो ये बता दो मेरे को टोटल करके कितना आ गया? पक्का? 1,20,000। ठीक है जी, 90,000 प्लस कितना हो गया था ये? 60,000, 1,50,000। 1,50,000 में से मैंने 30 माइनस किया तो कितना आ गया? तो मेरा जीएवी कितना आ जाएगा? आप बोलो, इन दोनों का हायर। कोई शक? फटाफट से नोट करो। तो सर लॉस ड्यू टू वैकेंसी कहां से माइनस होता है? हेलो, लॉस ड्यू टू वैकेंसी कहां से माइनस होता है? लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, एक्सपेक्टेड रेंट में से माइनस होता है और एक्चुअल में लिया नहीं जाता। अनरियलाइज रेंट कहां से माइनस होता है? सर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से माइनस होता है। एक्सपेक्टेड के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें। हाँ जी, लिख लिया ये? जल्दी जल्दी लिखो, फिर मैं तुम्हें कुछ लिखवाऊंगा, डिक्टेट करूंगा। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर अगर उम्मीद होती तो आउटस्टैंडिंग नहीं बेटा, आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता जब 31 मार्च तक नहीं होता ना रिसीव हमारे को। अभी लिखवा रहा हूँ ना कि अनरियलाइज रेंट को अनरियलाइज रेंट कहते कब है, फिर तेरा ये क्वेश्चन अपने आप तुझे समझ में आ जाएगा कि अगर उम्मीद है क्या, तो उम्मीद अपने आप ही छोड़ देगी। हो गया? Yes, sir. चलो लिखो,
लिखो जी अनरियलाइज रेंट किसे कहते हैं? लिखो जी अनरियलाइज रेंट मीन्स rent which is not recovered by owner from tenant. Unrealized rent means rent which is not recovered by owner from tenant. Recovered by owner from tenant till 31st March. It is like a bad debt. It is like bad debts of rent which is deductible while calculating actual rent. If following while calculating actual rent, if following four condition, if following four condition of rule 4 are satisfied. ठीक है. नंबर 1, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड. टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड. नंबर 2, tenant should have vacated house property. Vacated house property. Such tenant, number 3, such tenant should not occupy any other house property of same owner Number 4, all the reasonable steps should have taken by owner for recovery of rent. अब कृपया बात सुने, ये 4 कंडीशंस क्या कहती हैं? ये 4 कंडीशन कहती है नंबर 1 कंडीशन, द केस शुड बी बोनाफाइड, यानी कि आपने झूठ ना बोला हो. कभी भी कोई डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरते हो, नीचे लिखा हुआ होता है ना कि मैं डिक्लेयर करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी वैध और सत्य है, अन्यथा मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए. तो हम क्या कहते हैं? नंबर 1 क्या है? बोनाफाइड है केस. नंबर 2 कंडीशन थी जो मैंने नंबर 4 पे लिखवा दी है तुम्हारे को, कि सारे रीजनेबल स्टेप ले लिए गए हो. यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई हमने क्या नाम है उससे रेंट मांगा, उसने ना दिया हो तो और हमने उसको अनरियलाइज रेंट कह दिया हो. नहीं, हमने रीजनेबल स्टेप ले लिए. रीजनेबल स्टेप क्या है? जग्गू दादा से पिटवा दिया उसको, नोटिस दे दिया हो, कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया और नालायक तब भी नहीं छोड़ रहा मकान. नंबर 3 क्या कहती है? यानी कि जो तुम्हारे पास नंबर 1 में लिखा हुआ है, टेनेंट ने वेकेट कर दिया हाउस प्रॉपर्टी. असल में उसने वेकेट नहीं किया, हमने उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया. सच्चाई यही है ना. पुरानी पिक्चरों में होता था ना, लाला निरुपमा राय का सामान उठा के बाहर फेंक देता था. देखिए ऐसी मूवीज, 2 बच्चों के साथ में वो बेचारी दर दर ठोकर खाती थी. तो सर 3 कंडीशंस ये थी. अब पता है यहां ना टैक्स मैनिपुलेशन होती थी. टैक्स मैनिपुलेशन बताऊं तुम्हारे को क्या होती थी? ध्यान से सुनना. चौथी कंडीशन, यानी कि जो तुम्हारे पास में शायद तीसरे नंबर पे लिखवाई है मैंने,
कि उसने कि कोई और हाउस प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई ना कर दी हो। एक बात बताओ, अगर एज ए टेनेंट तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे अपनी एक प्रॉपर्टी से निकाल करके दूसरी में बसा लोगे क्या? यहां होता था, पता है क्या होता था? ध्यान से सुनना, ध्यान से, बड़ा मस्त है ये पॉइंट। इसको मैंने टेनेंट रखा बच्ची को अपने पास में, मेरे पास ना बहुत सारी हाउस प्रॉपर्टीज है, मतलब पैसा बहुत है, प्यार चाहिए ऐसा। तो ना भाई साहब मेरे पास है ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी प्रॉपर्टी। मैंने सबके साथ में ना रेंट एग्रीमेंट बनाया हुआ, इसके साथ भी बनाया हुआ, इसके साथ भी बनाया हुआ, इसके साथ भी बनाया हुआ। अब ना मैं ना इसके पास पहुंचा, नंबर 1 वाले टेनेंट के पास में। मैंने कहा सुनो सुनो, कह रही हाँ सर बोलो। मैंने कहा तुम्हारे को यहाँ रहते हुए करीब 7 महीने हो गए हैं। कहती है हाँ सर। मैंने कहा तुम्हें मेरे से कोई शिकायत? कहती है नहीं सर बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया है, गर्म ठंडा पानी, अच्छी हवा, सी फेसिंग, सब कुछ है यहाँ पे। मैंने कहा सेम अगर मैं तुम्हारे को दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में दे दूं कोई दिक्कत? कह रही मुझे क्या दिक्कत है। मैंने कहा चलो फिर एक काम करो, यहां से ये कमरा खाली करो और दूसरी बिल्डिंग में जाकर के, वो भी सी फेसिंग है, वहां पे जाओ, वहां पे रह लो। कहती कोई दिक्कत नहीं सर। वो दूसरे वाले को बोला, मैंने कहा आओ भाई साहब आपको उस वाली प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर देता हूं। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी। मैंने रेंट मांगा, उसने नहीं दिया। सर दे तो रही थी वो, अरे दिया है लेकिन दिखाया नहीं है, मैंने मैनिपुलेशन कर रहा था मैं। इसने रेंट दिया, मैंने दिखाया ही नहीं, शो ही नहीं किया। मैंने कहा देखो जी मैंने रेंट मांगा नहीं दिया। एक छोटा सा नोटिस अपने दोस्त से, लॉयर दोस्त से इसको और भिजवा दिया। मैंने कहा इसको इग्नोर करिए तो परेशान मत हो। तो वो रीजनेबल स्टेप ले लिए, हाँ सर ले लिए। वेकेट कर दी इसने हाउस प्रॉपर्टी, हाँ सर कर दी। तीनों कंडीशन फुलफिल। अभी चौथी कंडीशन एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। तो हो क्या रहा था? रेंट तो रिसीव कर रहा था लेकिन बाकी सारे महीनों का रेंट, अब एग्रीमेंट डिफीट मान लिया ना, तो रेंट ही नहीं आया। सर रो के दिखा रहा हूं लॉ को, सर देखो मेरे पास तो रेंट ही नहीं आया, बड़ा गंदा टेनेंट था। जबकि वो गंदा टेनेंट दूसरे वाली प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है। वो दूसरी वाली प्रॉपर्टी वाला पहली में आ गया, वो तीसरी वाला चौथी में चला गया, चौथी वाला तीसरी में आ गया। अच्छा सर ये करते थे आप? और 7 महीने के बाद ऐसा डिफीट दिखा देता था एग्रीमेंट को और ले लेता था क्या? अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन एक्चुअल रेंट में से। एक्सपेक्टेड तो वैसे ही हमेशा 100 में से 99 बार कम ही होता है, एक्चुअली ज्यादा चल रहा होता है। मस्त मैनिपुलेशन चल रही थी। सरकार को पता लग गया कि बात सुन इधर तेरे साथ बड़े डिफीट होते हैं एग्रीमेंट, सारे तेरे को धोखा देके जाते हैं। चक्कर क्या है पता किया उन्होंने, चौथी पॉइंट लगा दिया, सुन तूने यहां से निकाला तो दूसरे में मत डालियो उसको। अब बताओ सोच के देखो, जिस टेनेंट के साथ में मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं उसको यहां से धक्का मारूंगा तो वो मेरे पे कोर्ट केस कर देगी। रेंट एग्रीमेंट बनाया है तुमने, कैसे निकाल सकते हो? बात समझ में आई? तो अब मैं इसको धक्का नहीं मार सकता, तो मैं अनरियलाइज रेंट नहीं ले सकता। 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या है 4 कंडीशन? जल्दी से बता दो फटाफट से। केस बोनाफाइड होना चाहिए, रीजनेबल स्टेप ले लिए जाने चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी वेकेट कर दी गई हो, और चौथी किसी और में ना आ गया हो। इज इट साउंड्स इंटरेस्टिंग? सर आज ना जा करके अपने उस दोस्त को ये कहानी सुनाऊंगा या सुनाऊंगी कि तेरे को मालूम है अनरियलाइज रेंट इस तरीके से माइनस होता है, बता क्यों? बता क्यों? उसको अगर नहीं पता हुआ तो इंप्रेशन जमाऊंगा या जमाऊंगी। केस लॉज है बेटा ये। हो सकता है उसको पता भी हो, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मैं ही बताता हूं ये चीज, और भी लोग बताते हैं। वो भी किसी टीचर से, ऐसे टीचर से, सिरफिरे टीचर से अगर पता होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ना, चीजें याद हो जाती हैं। लेकिन अगर सामने वाला भी किसी अच्छे टीचर से, अच्छे नहीं, अच्छा या बुरा कोई नहीं होता, अगर ऐसे ही किसी सरफिरे टीचर से पढ़ा हुआ होगा, वो तुम्हारी झंड मार देगा पकड़ करके। लेकिन चांस है कि तुम्हारा कॉलर ऊपर हो। केस स्टडी जितने याद करोगे, तुम्हें क्या लगता है? मैंने पढ़ना शुरू किया था पढ़ाई करने के लिए कोई नहीं पढ़ना चाहता। मैं अपने सर्कल के अंदर अपना इंप्रेशन बनाना चाहता था, सच्चाई बता रहा हूं। और ऐसे केस लॉस पढ़ता था
घर जा करके टीचर ने बताया अनरियलाइज्ड रेंट माइनस होता है, क्यों आओ पता करते हैं। बेरेक्ट होता है अपने पास में, बेरेक्ट निकालता था, उसमें कहानियां पढ़ता था, केस लॉस पढ़ता था, चीजें याद होती थी, फिर ऐसा लगता था सब कुछ हमारी आंखों के आगे ही घटित हो रहा है। कोई चीज होती है तुम्हारे आंखों के सामने हुई होती है, जिसके पीछे का कारण तुम्हारे को पता होता है, वो तुम भूल नहीं सकते। हाँ, सारी कहानियां रिटेन की भी नहीं जा सकती, सारी चीजों के ऊपर मैं कहानियां सुनाता भी नहीं हूं, लेकिन जितनी सुना सकता हूं, जितनी याद करवा सकता हूं, उतनी तो कोशिश करूं। नखून मत खा बच्ची, ठीक है। तो ये पता लग गया हमारे को, हमने 4 कंडीशंस लिख दी, ये मैंने यहां नहीं लिखी है स्क्रीन पे, इस पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गई सबको। अब अनरियलाइज्ड रेंट का क्या करेंगे अपन, देखो सर जीएवी निकालते समय, बाकी फॉर्मेट तो सेम है, जीएवी निकालते समय हमारे को क्या ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेड को छेड़ना है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं छेड़ना सर, हाथ नहीं लगाना उसको। एक्चुअल रेंट, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से अनरियलाइज्ड माइनस करना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है, वो हमारी जीएवी है। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी है ना रिकवरी पढ़ेंगे, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।